वैसे हरियाणा के नतीजे में जिस एक मॉडल की चर्चा हो रही है वो है गुजरात मॉडल। जिस तरह से गुजरात में चुनाव में से 4 महीने पहले मुख्यमंत्री बदला, उसी तरह से चुनाव से 7 महीने पहले हरियाणा में सीएम बदल दिया गया। गुजरात में विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल आए थे, मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया। गुजरात में 33 सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया गया था। उसी तरह से हरियाणा में जीते हुए 16 विधायकों को टिकट नहीं दिया गया। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी से उलट 152 सीटें जीती थी। हरियाणा में भी बीजेपी के खिलाफ विरोध की लहर नहीं दिखी और पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। अगर आप सीएम बदलने वाले स्ट्राइक रेट की बात करें तो ये 83% रहा है। बीजेपी ने गुजरात में 2017 और 2021 में सीएम बदला, दोनों बार सरकार बनी। 2022 में उत्तराखंड में सीएम बदला, सरकार बनाने में कामयाब रहे। 2023 में त्रिपुरा में सीएम बदला, फिर सरकार बनाई। 2024 में हरियाणा में सीएम बदला, सरकार बन रही है। लेकिन 2021 में कर्नाटक ऐसा राज्य था जहां सीएम बदलने का फायदा बीजेपी को नहीं हुआ और सरकार वो वहां नहीं बना सके थे। वैसे हरियाणा में बीजेपी की ये बड़ी जीत है क्योंकि 58 वर्षों में पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आ रही है। ये एक रिकॉर्ड है। 2014 में बीजेपी को 47 सीट मिली थी, 33.2% वोट मिले थे। 2019 में बीजेपी को थोड़ा नुकसान हुआ और 40 सीटें मिली, वोट बढ़कर 36.49% हो गया। जेजेपी और सहयोगियों की मदद से बीजेपी ने सरकार बना ली। जबकि आज के नतीजों में बीजेपी के लिए अच्छी बात यह रही कि सीट 48 तक पहुंच गई और वोट प्रतिशत 40% के करीब है। यह बीजेपी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है हरियाणा में। बीजेपी के सत्ता वाले प्लान की एक विशेष बात यह भी रही कि उसने हरियाणा में इस बार प्रचार की रणनीति थोड़ी बदल दी और हरियाणा चुनाव को एक स्थानीय चुनाव की तरह लड़ा, जहां राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने कम प्रचार किया। इसका सबूत खुद प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां हैं। जैसे हरियाणा में 2014 में जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें पीएम मोदी ने 10 रैलियां की थी। इसके बाद 2019 के चुनाव में पीएम ने 6 रैलियां की, लेकिन इस बार इनकी संख्या घटकर 4 हो गई। यानी पीएम मोदी ने 2014 के मुकाबले 2024 के चुनाव प्रचार में 60% कम रैलियां की। स्थानीय नेताओं को आगे रखा गया, स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जातीय समीकरण बैठाए गए और फिर इस तरह बीजेपी को सत्ता मिल गई। वैसे आज के चुनाव में विवाद की झलकियां भी दिखाई दी। शुरुआत में रुझानों में आगे चलने वाली कांग्रेस जब हरियाणा में पिछड़ गई तो उसने चुनाव आयोग पर देर से आंकड़े अपडेट करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने सवाल उठाए कि प्रशासन पर बीजेपी का दबाव था, आखिर डेटा अपडेट करने में देरी क्यों हुई। जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहाँ से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। लोकतंत्र है ये, और तंत्र एक अलग चीज होती है। तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, थोड़ी वोटों से आ रहे हैं और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं। कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है। बड़े गंभीर मुद्दे हैं ईवीएम को लेकर और जिस तरीके से एक माहौल पैदा करने की प्रयास की गई, दबाव स्थानीय अधिकारियों पर लाया गया और जहां जिन सीटों में हमारी हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी वहां हम हारे। मैं समझता हूं ये नतीजा लोक भावना के खिलाफ है। जयराम रमेश जी ने कहना शुरू कर दिया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया है, तो मतलब मान लेना चाहिए कि उन्होंने भी अपनी पराजय को अवश्यंभावी मान लिया। लोकसभा में भी अगर आपने देखा हो, अचानक रोक दिया गया, आंकड़े अपडेटेड नहीं है, आप चौथे 5वें राउंड के बाद अपडेट कर ही नहीं रहे और आप सब जो चैनल्स दिखा रहे हैं जैसे हमेशा दिखाते थे, आप खुद काउंटिंग सेंटर से अपडेट करते रहते थे 11 राउंड हो गए, 12 राउंड हो गए। अब आप भी वो नहीं दिखा रहे, आप भी निर्भर कर रहे हैं चुनाव आयोग पर। मैं अभी कुछ नहीं बोलता, जयराम रमेश का अपना काम है और वो शुरू से ही अपने काम में लगे हुए हैं
कभी अगर युवाओं की कोई लिस्ट निकालने की रिजल्ट बात हो उसको भी रोकने के लिए चले जाते हैं, उनका काम है।